गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। राजस्थान बोर्ड की 12th क्लास की जो बुक है रेनबो फर्स्ट लेसन हम कर रहे थे। एक वीडियो में डाल चुका हूँ इसके बारे में, जिसमें मैंने आपको ऑथर के बारे में, लेसन के बारे में बताया है और लगभग एक पेज में आपको यहाँ तक करा भी चुका था। ठीक है, पानी के बारे में, वाटर के बारे में कम्प्लीटली एक ऐसे लिखा हुआ है, एक लेसन लिखा हुआ है सीवी रमन के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ते हैं। देखो, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट्स अबाउट वाटर इट इज़ इट्स पावर टू कैरी सिल्ट और फाइनली डिवाइडेड सॉइल इन सस्पेंशन। देखो, जो पहली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। ठीक है, और आगे यहाँ से आगे मैं आपको करा रहा हूँ। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट्स अबाउट वाटर इट इज इट्स पावर। पानी के बारे में जो सबसे उल्लेखनीय बात है वो ये है कि इसकी जो शक्ति होती है टू कैरी सिल्ट और फाइनली डिवाइडेड सॉइल इनटू सस्पेंशन। सस्पेंशन बोलते हैं कि जो भी ये बहाकर वस्तु को लेके आता है पानी, ठीक है, इसको फाइनली डिवाइडेड सॉइल, इसको अंततः मिट्टी में मिला देती है और इसमें शक्ति होती है कि ये कैरी करती है, सिल्ट के रूप में, गाद के रूप में सब कुछ बहा लाती है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द वाटर इन रेन फेड टैंक्स। जो रेन फेड टैंक्स होते हैं, पानी के जो बारिश से भरे हुए टांके होते हैं, उनके अंदर जो पानी का कलर होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो विशेषता होती है वो इसी के कारण होती है कि वो बहुत सारी वस्तुओं को बहा के लाती है, जिससे उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। दिस कलर वेराइज विद द नेचर ऑफ द अर्थ इन द कैचमेंट एरिया एंड इज मोस्ट विविड इमीडिएटली आफ्टर ए फ्रेश इनफ्लो फॉलोइंग रेन। ये जितना उसका कैचमेंट एरिया है एक टैंक का, जहाँ से वो पानी प्राप्त करता है, इसीलिए उसकी जो कलर है वो वेराइज, मतलब अलग होता है, भिन्न होता है पानी का नेचर से। जो प्राकृतिक जो पानी का रंग है उससे थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को बहा के लाता है साथ में। और इमीडिएटली आफ्टर फ्रेश इनफ्लो फॉलोइंग रेन, और जैसे ही अचानक से कोई बारिश आती है और उसका ताज़ा पानी जब उसमें आता है तो वो अपने साथ जब चीज़ों को बहा के लाता है तो उसका रंग चेंज हो जाता है। स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर कैन कैरी फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स। स्विफ्टली मतलब तेज गति से जो पानी बहकर आता है ना, वो तो अपने साथ बड़े बड़े और हैवी और लार्ज, भारी चीज़ों को भी, पार्टिकल्स को भी ला सकता है बहाकर अपने साथ, अणुओं परमाणुओं को। ठीक है, वस्तुओं को, मतलब यहाँ से। द फाइनेस्ट पार्टिकल्स हाउएवर रिमेन फ्लोटिंग विद इन द लिक्विड इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी एंड आर कैरीड टू ग्रेट डिस्टेंसेज। जो छोटे छोटे जो कण होते हैं उनको भी पानी बहाकर ले आता है, वो ऊपर तैरते भी रहते हैं। सच पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली स्मॉल। ये जो कण होते हैं ये वास्तव में बहुत छोटे होते हैं, बट देयर नंबर इज ग्रेट एंड इनक्रेडिबली लार्ज अमाउंट्स ऑफ सॉलिड मैटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे। लेकिन इनकी जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से इस प्रकार से छोटे छोटे अणुओं के रूप में बहुत बड़े मैटर को ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह पानी द्वारा ले जाया जा सकता है। ठीक है भाई, व्हेन सिल्ट लेडन वाटर मिक्सेस विद द साल्ट वाटर ऑफ द सी देयर इज ए रैपिड परसिपिटेशन ऑफ द सस्पेंडेड मैटर। जो सस्पेंडेड मैटर होता है, जो बहाकर लाया गया जो मैटर होता है, पदार्थ होता है, वो जब एक नदी से और एक समुद्र तक जाता है, मिलता है, तो उसके रंग में परिवर्तन अपने आप, क्योंकि उसका परसिपिटेशन होता है, क्षरण होता है। ठीक है, अचानक से, रैपिड मतलब बहुत तेज गति से। दिस कैन बी रेडिली सीन व्हेन वन ट्रेवल्स बाय स्टीमर डाउन ए ग्रेट रिवर टू द डीप सी। इस चीज़ को आप आसानी से देख भी सकते हो, कोई आदमी महसूस भी कर सकता है जब वो एक नदी से, स्टीमर होती है छोटी नाव, एक नदी से और एक समुद्र तक किसी नाव से यात्रा करे तो वो इस फर्क को समझ सकता है। The color of the water changes successively from the muddy red or brown of silt, though varying shades of yellow and green, finally to the blue of the deep sea. ये जो कलर होता है पानी का वो सक्सेसिवली मतलब लगातार रूप से चेंज होता रहता है। पहले रेड, ब्राउन, पहले मडी रेड है, मिट्टी मटमैला होता है, फिर ब्राउन कलर, उसके बाद येलो और ग्रीन के बाद लास्ट में समुद्र जैसा नीला कलर का पानी हो जाता है। Those great tracts of land have been formed by silt thus deposited. It is evident of an examination of the soil is alluvial areas. देखो, द ग्रेट ट्रैक्ट्स, जो बड़े बड़े जो सतह होती है ना, मतलब बड़े बड़े ट्रैक्ट बनाए गए हैं, मतलब एक तरीके से आप
मिट्टी की रोक बता दो, मड जो डैम होते हैं एक तरीके से, हैव बीन फॉर्म्ड बाय सिल्ट। ये क्या है कि गाद के द्वारा ही बनाए गए हैं। ये जो मिट्टी के जो मतलब बड़े बड़े टीले टाइप बन जाते हैं, ये मिट्टी के द्वारा ही बनाए गए हैं, गाद के द्वारा। थस डिपॉजिटेड इज एविडेंट, और ये एक सबूत, एक गवाह है ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ द सोइल इन एलुवियल एरियाज। एलुवियल होता है जलोढ़ क्षेत्र, कि जलोढ़ क्षेत्र में जो मिट्टी की जो पानी की रुकावट के लिए जो एग्जामिनेशन लगाए गए हैं, जो चेक्स लगाए गए हैं रुकाव के लिए, उनका एक सबूत है। सच लैंड कंजिस्टिंग एज इट डज ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर इज यूजुअली वेरी फर्टाइल। लेकिन जो सच लैंड, पता है क्या होता है कि मिट्टी बहुत सारी बह के आती है, एक जगह रुक जाती है, उसको बोलते हैं ट्रैक्ट्स बन गए, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रैक्ट्स होते हैं, ये जो मिट्टी एक जगह जमा होती है बह के आई हुई, ये कंजिस्टिंग एज इट डज ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर, ये क्या है, बहुत सारे मैटर से डिवाइडेड, टुकड़ों में बटे हुए बहुत सारे पदार्थ से मिलके बनी होती है, इसलिए ये एक फर्टाइल मतलब बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। The flow of water has undoubtedly played a great part and a beneficent one in the geological process by which the soil on the earth's surface has been formed from the rocks of its crust. Flow of water has undoubtedly played a great part. जो पानी का जो बहाव है, इसने निस्संदेह रूप से एक बड़ी भूमिका निभाई है, एंड ए बेनिफिशेंट वन इन द जियोलॉजिकल प्रोसेस, और इसने जो भौगोलिक जो प्रोसेस हुई है, प्रक्रिया, उसमें भी एक लाभदायक एक भूमिका इसने निभाई, बेनिफिशेंट। बाय विच द सोइल ऑन द अर्थ सरफेस हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट, जिससे कि जो रॉक्स थी, जो चट्टानें थी, इनकी क्रस्ट से, इनकी ऊपरी सतह से जो टकरा के, पानी से टकरा के मिट्टी में परिवर्तित हो गई हैं। The same agency, however, under appropriate conditions, can also play a destructive part and wash away the soil, which is the foundation of all agriculture, and if allowed to proceed unchecked, can have the most disastrous effects on the life of the country. सेम एजेंसी मतलब पानी के बारे में बात कर रहा है कि यही चीज़ जो कि एक लाभदायक चीज़ के रूप में सामने है, अगर इसी को अनचेक्ड अगर फ्लो करने के लिए अलाउ कर दिया जाए, मतलब बिना रुकावट के अगर इसको बहने दिया जाए, तो एक डिस्ट्रक्टिव पार्ट भी अदा कर सकती है, मतलब एक विनाशकारी रूप भी ले सकती है। क्योंकि ये जो भी आपकी एग्रीकल्चर के लिए जो मिट्टी है, ठीक है, इसके द्वारा ये वो सवेदा सोइल मतलब पूरी मिट्टी को बहा कर ले जा सकती है, विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, मतलब जो कि मिट्टी हमारी एग्रीकल्चर के लिए उत्तरदायी, जहाँ से हम खेती करते हैं ना, उस मिट्टी को भी बहा कर ले जा सकती है, ठीक है, और ये देश पर एक विनाशकारी रूप भी दिखा सकती है। द प्रॉब्लम ऑफ सोइल एरोजन इज वन ऑफ सीरियस इम्पोर्ट इन वेरियस कंट्रीज, स्पेशली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। सोइल इरोजन की जो समस्या है ना, मिट्टी मृदा क्षरण की, जो मृदा अपरदन की जो समस्या है, वो भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है बहुत सारे देशों में, और विशेष रूप से भारत के भी बहुत सारे क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या है। द कंडीशंस अंडर विच इट ऑक्योर्स एंड द मेजर्स बाय विच इट कैन बी चेक्ड एंड डिजर्विंग ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी। अंडर विच इट ऑक्योर्स, जिन कंडीशन के अंदर ये उत्पन्न होती है, एंड द मेजर्स बाय विच इट कैन बी चेक्ड, और जिन मेजर मतलब जिन उपायों के द्वारा इसको रोका जा सकता है, आर डिजर्विंग ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी, उनमें एक गहन अध्ययन की जरूरत है, उनमें, ठीक है, उनके बारे में गहन अध्ययन करने की जरूरत है। सोइल एरोजन ऑक्यूर्स इन सक्सेसिव स्टेप्स, द अर्लीस्ट ऑफ विच में इजीली पास अननोटिस्ड। सोइल इरोजन एकदम से समस्या शुरू नहीं होती है, ये धीरे धीरे सक्सेसिव स्टेप से लगातार रूप से उत्पन्न होती है, जिसमें जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, वो तो शायद हो सकता है कि हम नोटिस भी ना कर पाएँ कि मृदा अपरदन शुरू हो गया है। इन द लेटर स्टेज द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ इज ओनली टू पेनफुली अपरेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज एंड रविन्स विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल। उसके बाद जो दूसरा जो स्टेप होता है, उसमें पेड़ों के कटने से और मिट्टी के क्षरण से एक बड़ा पेनफुली, बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्दनाक या बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत प्रभाव डालने वाला एक कार्य होता है, जो कि गलीज और रविन्स बना देता है। मतलब मिट्टी में जो हमारे खेत हैं, उनमें
छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं मृदा अपरदन से, और जो हमारी एग्रीकल्चर है, खेती है, वो एक तरीके से वहाँ पे करना असंभव हो जाता है। सडन बर्स्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन रिजल्टिंग इन ए लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर इन द प्रिंसिपल फैक्टर इन कॉजिंग सॉइल एरोजन। अचानक से तेज बारिश का होना और फिर उस पानी के बहाव का बहुत तेज होना भी मृदा अपरदन की एक समस्या है जो मिट्टी को काटता है। Contributory causes are the slope of the land, removal of the protective coat of vegetation, the existence of ruts along which the water can flow with rapidly gathering momentum, and the absence of any checks to such flow। हाँ देखो, contributory causes, इसके साथ में और भी सहायक जो मतलब कारण हो सकते हैं मृदा अपरदन के, वो क्या है? स्लोप ऑफ लैंड, मिट्टी का स्लोप होना, ढलान होना, रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ द वेजिटेशन, और जो प्रोटेक्टिव कोट जो हमारी सुरक्षा करती है उस परत को ही हमने मतलब जो वेजिटेशन, वनस्पति वगैरह है, पेड़ वगैरह को काट देते हैं, तो उससे भी मृदा अपरदन होता है। ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स अलोंग विच द वाटर कैन फ्लो विद रैपिडली गैदरिंग मोमेंटम एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स टू सच फ्लो, और जो कच्चे रास्ते, कच्चे पहाड़ या छोटे पहाड़ वगैरह हैं जहाँ से पानी बहुत तेज़ी से नीचे उतरता है, वो भी मृदा अपरदन का एक कारण है। और एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स टू सच फ्लो, और इस प्रकार के बहाव को रोकने का जब कोई भी साधन नहीं है चेक का, तो भी मृदा अपरदन होता है। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रेशियस सॉइल कैन बी वॉश्ड अवे इफ सच कंडीशंस एग्जिस्ट। इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रीशियस एंड सॉइल कैन बी वॉश्ड अवे, इस तरीके से ये जो अमूल्य मिट्टी है, सॉइल है, इसकी एक बड़ी मात्रा वॉश अवे वहाँ से बहकर चली जाती है। इफ सच कंडीशंस एग्जिस्ट, यदि ऐसी ही कंडीशन रहती है, एज इज अनहैप्पीली टू ऑफन द केस, जो कि अनहैप्पीली मतलब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा बहुत सारी जगह पे होता भी है, बहुत बार होता है। द मीनिंग विच सॉइल एरोजन प्रेजेंट्स टू द कंटिन्यूस ऑफ सक्सेसफुल एग्रीकल्चर इज एन अलार्मिंग वन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो समस्या, जो पीड़ा, जो दुख उत्पन्न होती है खेती के समय सॉइल एरोजन से, वो एक देखो, खेती करते समय जो सॉइल एरोजन की समस्या से जो दुख उत्पन्न होता है, इज एन अलार्मिंग वन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये भी भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में एक अलार्मिंग मतलब एक चेतावनी है। कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, जो कि बहुत ही जल्द इन पे कोई भी हमें अटेंशन लेने की, सावधान होने की, और इन पे कोई ना कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है इनके प्रिवेंशन के लिए, रोकथाम के लिए। द टेरेसिंग ऑफ द लैंड, जैसे कि टेरेसिंग ऑफ द लैंड, मिट्टी को समतल करना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बंड्स टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव को रोकने के लिए बांध का बनाना। द प्रैक्टिस ऑफ कन्वर कल्टिवेशन एंड द प्लांटिंग ऑफ अप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर अमॉन्ग द मेजर्स दैट हैव बीन सजेस्टेड। और जो प्रैक्टिस ऑफ कॉन्टर कल्टिवेशन, जो समुच्चय सिंचाई की जो प्रैक्टिस करना मतलब अभ्यास करना, उस प्रकार से खेती को करना। ठीक है। एंड द प्लांटिंग ऑफ अप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर द अमोंगस्ट मेजर्स दैट हैव बीन सजेस्टेड, और उचित प्रकार की वेजिटेशन का, वनस्पति का वहाँ पर रोपण करना, ये सॉइल एरोजन के रोकने के लिए बहुत ही अच्छे उपाय हैं। It is obvious that the aim should be to check the flow of water at the earliest possible stage before it has acquired any appreciable momentum and corresponding large destructive power। देखो, it is obvious, ये स्पष्ट है, that the aim should be, कि हमारा एम क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, to check the flow of water, पानी के बहाव को रोकना, at the earliest possible stage, वो भी शुरुआत की ही स्टेज में, शुरुआत के ही स्तर पर, बिफोर इट हैज एक्वायर्ड एनी अप्रिशिएबल मोमेंटम, जिससे पहले कि वो कोई बहुत ही तेज गति प्राप्त करे, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, और एक बहुत ही दूरगामी, बहुत ही तेज मतलब डिस्ट्रक्टिव पावर मतलब विनाशकारी शक्ति को प्राप्त करे, उससे पहले पानी के बहाव को कम कर देना चाहिए। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, एवरी एनिमल, पानी जो है वो जीवन का आधार है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन्स ए सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फ्री और
combined water in its body, and no kind of physiological activity is possible in which the fluid does not play an essential part. देखो ये कह रहा है कि प्रत्येक जीव, कोई भी एनिमल हो, जानवर हो, ठीक है, या कोई भी पौधा हो, कोई भी सजीव प्राणी हो, वो सब पानी का एक उचित मतलब फ्लूइड का, पानी का एक उचित प्रोपोर्शन अपने अंदर, एक अनुपात अपने अंदर रखते हैं। एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पॉसिबल, और फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक रूप से कोई भी एक्टिविटी हमारी संभव नहीं है जिसमें कोई फ्लूइड की या कोई वाटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती हो, मतलब इसके बिना संभव नहीं है। वाटर इज ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ वाइल मॉइस्चर इन द सोइल इज इक्वली imperative for the life and growth of plants and trees, though the quantity necessarily varies enormously with the species। देखो ये क्या कह रहा है कि पानी है वो जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी है, वाटर इज ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ, जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी है, वाइल मॉइस्चर इन द सोइल इज इक्वली इम्पेरेटिव, लेकिन इतना ही ज़रूरी जिस प्रकार जानवरों के लिए पानी है, इसी प्रकार धरती में मॉइस्चर का होना, नमी का होना भी इतना ही ज़रूरी है प्रत्येक पेड़ पौधे के लिए। हालांकि दो द क्वांटिटीज वेराइज फॉर एवरी स्पीसीज, मतलब प्रत्येक प्रजाति के लिए मात्रा अलग अलग हो सकती है, लेकिन ज़रूरत सबके लिए है। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज थस फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मतलब मानव कल्याण के लिए द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज थस फंडामेंटल, पानी का यूज करना, उसका कंजर्वेशन करना, संरक्षण करना और उसका यूटिलाइजेशन, सही उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम आर्टेशियन वाटर, आर्टेशियन वाटर होता है जो भूमि से प्राप्त होता है, भौमिक जल, ठीक है, इसके अलावा द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेस इज रेन और स्नोफॉल, पानी का और हमारे पास क्या है सोर्स, या तो बारिश से या फिर स्नोफॉल से। स्नोफॉल मतलब जब बर्फ़ गिरती है तो वहाँ से हम पानी प्राप्त कर सकते हैं। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल एंड इज देयरफॉर वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलर और इरेगुलरिटी ऑफ द सेम। भारत की जो ज़्यादातर खेती है, मच ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल, ये क्या होता है कि सीजनल रेनफॉल पर, मतलब जो एक सामयिक जो वर्षा होती है, सीजन में जो बारिश होती है उस पर डिपेंड करता है। एंड इज देयरफॉर वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलर और इरेगुलरिटी ऑफ द सेम, और इसीलिए ये इसकी इरेगुलरिटी पर, अनियमितता पर, या इसकी जो फेलर है, कभी बारिश नहीं भी हो तो उस पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा निर्भर करता, संवेदनशील होती है। अगर बारिश हुई तो ही खेती होगी, अदरवाइज नहीं होगी। द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल एरोजन एंड ऑफ इनएडेक्वेट और इरेगुलर रेनफॉल आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। मृदा अपरदन की जो समस्या है वो, और इनएडेक्वेट और इरेगुलर रेनफॉल, और इनएडेक्वेट मतलब अपर्याप्त या अनियमित जो बारिश होती है, वो एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इट इज़ क्लियर दैट द अडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स प्रिवेंटिंग सोइल एरोजन वुड आल्सो हेल्प टू कंजर्व दैट द अडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स प्रिवेंटिंग सोइल एरोजन It is clear that the adoption of techniques preventing soil erosion would also help to conserve and keep the water. It is clear, ये स्पष्ट है कि adoption of techniques preventing soil erosion मतलब soil erosion की जो टेक्निक्स है, तकनीकें हैं उसको रोकने की, उनको अगर हम अडॉप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उससे क्या होगा, would also help to conserve and keep the water where it is wanted। ये पानी का संरक्षण करने में और इसको सही जगह पर यूज कराने में भी हमारी सहायता करेगी। In other words, on and in the soil and such techniques therefore serve a double purpose। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि मिट्टी में पानी का सही यूज होगा, और and such techniques therefore serve a double purpose, और इस प्रकार से ऐसी जो तकनीकें हैं वो दो पर्पज को, मतलब हमारे दो उद्देश्यों को पूरा करती है। It is evident, however, that in a country having only seasonal rainfall, an immense quantity of rain water must necessarily run off the ground। It is evident, ये स्पष्ट है कि that in a country having only seasonal rainfall, कि सिर्फ जिस देश में सिर्फ सीजनल रेनफॉल होता है, जिसमें सिर्फ मतलब सीजन में एक बारिश होती है, सामयिक बारिश होती है,
एन इमेंस क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर मस्ट नेसेसरली रन ऑफ द ग्राउंड, उसका ज़्यादातर पानी बह जाता है, मिट्टी में बह जाता है ग्राउंड में। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर इज देयरफॉर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, इस पानी का जो यूटिलाइजेशन है या इसका जो कलेक्शन है, इसको कलेक्ट करके रखा जाए, इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है, ये भी एक वाइटल इम्पोर्टेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मच ऑफ इट फ्लोज डाउन इनटू द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स एंड अल्टीमेटली फाइंड इट्स वे टू द सी, इसमें से ज़्यादातर पानी तो क्या होता है कि मतलब स्ट्रीम्स में या नदियों में जाके बह जाता है, एंड अल्टीमेटली फाइंड्स इट वे टू द सी, और फिर अंत में समुद्र में मतलब अपने रास्ते होके समुद्र में चला जाता है। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द प्रीशियस फ्लूइड आर थस लॉस्ट टू द कंट्री, और अविश्वसनीय रूप से पानी की बड़ी मात्रा देश से खो जाती है। द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स, द वाटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन्स टू वेस्ट, इज ए ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम विच मस्ट बी कंसिडर्ड एंड डील्ड विद ऑन नेशनल लाइन्स। ये नदियों को हम जो काम में ले रहे हैं, और रिवर्स और द वाटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन्स टू वेस्ट इज ए ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम, जिसका पानी आजकल वेस्ट ज़्यादा जा रहा है, ये एक नेशनल प्रॉब्लम है, राष्ट्रीय समस्या है, और इसको विच शुड बी डील्ड ऑन द नेशनल लाइन्स, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर ही इसका उपाय भी करना चाहिए। वेस्ट एरियाज ऑफ लैंड विच एट प्रेजेंट आर मेयर स्क्रब जंगल्स कुड बी टर्न इनटू फर्टाइल एंड प्रॉस्परस कंट्री बाय कोरेजस एंड वेल प्लान एक्शन। वेस्ट एरियाज बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं ऑफ लैंड विच एट प्रेजेंट आर मेयर स्क्रब जंगल, जो कि आजकल एक जंगल के रूप में, स्क्रब मतलब होते हैं ठूंठ वगैरह बोलते हैं ना, जो ठूंठ बच जाते हैं, कुड बी टर्न इनटू फर्टाइल एंड प्रॉस्परस कंट्री। इनको आज हम अगर पानी का सही यूज़ करें तो इनको चेंज कर सकते हैं उपजाऊ और प्रॉस्परस मतलब एक समृद्ध देश के रूप में बाय कोरेजस एंड वेल प्लान्ड एक्शन, अपने साहस के द्वारा और एक सुनियोजित तरीके से एक्शन लेकर। क्लोजली कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाईज इज द प्रॉब्लम ऑफ एफोरेस्टेशन, और जो एफोरेस्टेशन की दो होते हैं, डिफोरेस्टेशन एंड एफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन होता है वनोन्मूलन और एफोरेस्टेशन होता है वन रोपण, वन को लगाने की प्रक्रिया जो है वो जल के कंजर्वेशन से, संरक्षण से और वाटर सप्लाई से, जल की आपूर्ति से क्लोजली कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। द सिस्टमेटिक प्लांटिंग ऑफ सूटेबल ट्रीज इन एवरी possible or even in impossible areas and the development of what one can call civilized forest as distinguished from wild and untamed jungles. Untamed jungles is one of the most urgent needs of India. The systematic planting मतलब क्या है कि मतलब एक नियोजित तरीके से जो प्लांटिंग हो, पौधारोपण हो ऑफ सूटेबल ट्रीज, वो भी उचित पेड़ों का, इज़ एवरी पॉसिबल और इवन इम्पॉसिबल एरियाज, मतलब इनको हम पॉसिबल एरियाज में जहाँ पर खेती हो सकती है, पौधे लग सकते हैं वहाँ भी, और यहाँ तक कि इम्पॉसिबल एरियाज में भी हम पौधों को लगाएं। एंड द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट वन कॉल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, और इनके डेवलपमेंट को क्या कहा जाए, सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, मतलब जो एक सभ्य मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्टेशन मतलब वन रोपण कहा जाए, एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटेम्ड जंगल्स, जो कि डिस्टिंग्विश्ड मतलब अलग हों किससे, फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटेम्ड जंगल्स। एक तो वाइल्ड जो जंगल होते हैं बिल्कुल जंगली, और अनटेम्ड मतलब जो जिनका कोई पालन पोषण नहीं किया जाता, ऐसे जंगल से अलग, मतलब उनको हम स्वयं एक जंगल बनाएं अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, इज वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ इंडिया। ये भी भारत में बहुत ज़रूरी है। Such plantations would directly and indirectly prove a source of untold wealth to the country. इस प्रकार का जो पौधारोपण है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट रूप से भी और इनडायरेक्ट रूप से भी, सीधे प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी, प्रूव ए सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ। ये एक अनटोल्ड वेल्थ मतलब अनकही एक वेल्थ को हमें प्रूव कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं हमारे सामने, एक टू द कंट्री, देश के सामने, मतलब एक धन के रूप में। दे वुड चेक सॉइल एरोजन एंड कंजर्व द रेनफॉल ऑफ द कंट्री फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट एंड वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सप्लाईज ऑफ चीप फ्यूल एंड
thus render unnecessary and the wasteful conversion of farmyard manure into a form of fuel. They would check soil erosion. इससे क्या होगा कि उस soil erosion को रोक सकते हैं, मृदा अपरदन को, एंड कंजर्व द रेनफॉल, और जो बारिश का पानी है उसको कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं देश में, फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, इसको वेस्ट जाने से बचा सकते हैं, एंड वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सप्लाईज ऑफ चीप फ्यूल, और जो सस्ता फ्यूल ईंधन चाहिए उसको भी उपलब्ध करा सकते हैं, एंड थस रेंडर अननेसेसरी द वेस्टफुल कन्वर्जन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर इनटू फॉर्म ऑफ फ्यूल, और जो हम खेतों का जो मैन्योर खाद है उसको जो ईंधन के रूप में यूज करते हैं, इसके वेस्ट को भी हम बचा सकते हैं। इसके बाद है द मेजर्स नेसेसरी टू चेक कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड कंजर्व इट्स सप्लाईज कैन आल्सो सर्व सब्सिडियरी पर्पज ऑफ वैल्यू टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड। मेजर्स नेसेसरी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी के जो मूवमेंट है, बहाव है, उसको रोकने की जो नेसेसरी है, मेजर्स मतलब जो जरूरी मेजर हैं, उपाय हैं, इट्स एंड कंजर्व इट्स सप्लाईज कैन आल्सो सर्व सब्सिडियरी पर्पज, ये हमारे साथ और भी अन्य कुछ पर्पज को भी, उद्देश्यों को भी पूरा कर सकते हैं, ऑफ वैल्यू टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। बाय फार द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन ए कंट्री इज बाय बोट्स एंड बार्ड्स थ्रू कैनाल एंड रिवर्स। बाय फार द चीपेस्ट मतलब बहुत पहले से ही, शुरुआत से ही जो सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट का जो माध्यम रहा है यातायात का किसी देश में, वो नावों से, या बार्ज बोलते छोटी नावों को, इनसे ही होता है, वो भी कैनाल्स या रिवर्स के द्वारा, नहरों या नदियों के द्वारा। वी हेयर मच अबाउट प्रोग्राम्स ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शंस, फार टू लिटिल बट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वाटरवेज इन इंडिया। हमने शुरू से ही बहुत सुना है वो भी कि हम रेल जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं, रोड को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने शुरू से कभी पानी की जो वाटरवेज हैं, पानी के अंदर के जो रास्ते हैं, क्या उनको कभी डेवलप करने के बारे में सुना है? देन अगेन द हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाईज आल्सो मेक्स पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और साथ में पानी की जो हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाईज, पानी की जो जल की जो आपूर्ति है, आल्सो मेक्स पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब जो जल से उत्पन्न जो विद्युत होती है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वुड मेक ए ट्रिमेंडस डिफरेंस टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड एंड इनेबल द रूरल इकोनॉमी टू बी इम्प्रूव्ड इन वेरियस डायरेक्शंस। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर मतलब बिजली जो अवेलेबल हो सकती है, जो कुछ जगह पर आज भी जहाँ पर बिजली नहीं है उनमें अगर बिजली उपलब्ध हो सके तो वुड मेक ए ट्रिमेंडस डिफरेंस, ये एक शानदार डिफरेंस, जोरदार, बिल्कुल अलग ही एक डिफरेंस हो जाएगा टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्रों में जो जीवन है वो बिल्कुल बदल जाएगा। एंड इनेबल द रूरल इकोनॉमी टू बी इम्प्रूव्ड इन वेरियस डायरेक्शंस, और जो रूरल इकोनॉमी है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, वो एकदम से अचानक से चेंज हो जाएगी। इन पर्टिकुलर इट वुड इनेबल अंडरग्राउंड वाटर टू बी टैप्ड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट दैन एट प्रेजेंट and thus help to overcome the difficulties arising from irregularity or inadequacy of other source of supply. In particular और व्यक्तिगत रूप से it would enable underground water मतलब एक विशेष रूप से, पर्टिकुलर रूप से ये अंडरग्राउंड वाटर जो भौमिक जल है उसको भी बढ़ा सकता है। टू बी टैप्ड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, उसका भी विस्तार कर सकते हैं। then at present and thus help to overcome the difficulties arising from irregularity or inadequacy of other source of supply, और हम ओवरकम मतलब जीत सकते हैं किस चीज़ से? द डिफ़िकल्टीज़, जो हमारे सामने समस्या है ना, अराइजिंग फ्रॉम इरेगुलरिटी और इनएडेक्वेंसी ऑफ अदर सोर्स ऑफ सप्लाई, जो पानी की जो सप्लाई है, जल आपूर्ति है, वो जो इरेगुलरिटी, उसकी अनियमितता या अपर्याप्तता, इनएडेक्वेंसी, उससे हम जीत सकते हैं, मतलब उसको ख़त्म कर सकते हैं। इन वन सेंस वाटर इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड्स, एक तरीके से
पानी सबसे कॉमन, सबसे आम एक लिक्विड है, ठीक है, सबसे सामान्य लिक्विड है, द्रव है। इन अनदर सेंस इट इज़ द मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड्स विद अमेजिंग प्रॉपर्टीज विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स यूनिक पावर ऑफ मेंटेनिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ। और दूसरे तरीके से अगर हम देखें, इट इज़ द मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड, तो ये सबसे अनकॉमन मतलब बिल्कुल ही असामान्य, बिल्कुल सबसे अलग लिक्विड है विद अमेजिंग प्रॉपर्टीज, वो भी बहुत ही आश्चर्यजनक विशेषताओं के साथ में, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स यूनिक पावर ऑफ मेंटेनिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ, जो कि रेस्पॉन्सिबल है मतलब जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए, फॉर इट्स यूनिक पावर ऑफ मेंटेनिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ। ये एनिमल और प्लांट लाइफ मतलब सजीव जो भी है उनके जीवन के लिए ये एक आधार, एक मतलब रेस्पॉन्सिबल चीज़ है उनके जीवन के लिए। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज देयर फॉर ऑफ द हाइएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर, प्रकृति की जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, और पानी की जो प्रॉपर्टीज, विशेषताओं की जो जांच है, इज देयर फॉर, इसीलिए ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट, ये इसीलिए सबसे ज़्यादा साइंटिफिक इंटरेस्ट की चीज़ है, मतलब वैज्ञानिक रूप से रुचि, अभिरुचि की चीज़ है, सबसे ज़्यादा रुचि ली जाती है इसके इन्वेस्टिगेशन में। एंड इज फार फ्रॉम बीइंग एग्जॉस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च, और ये फार फ्रॉम बीइंग एग्जॉस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च मतलब इसकी रिसर्च, इस पर जो अनुसंधान है वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, ऐसी एक वस्तु है, ठीक है, ऐसा एक कॉमन एंड अनकॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट अनकॉमन वस्तु है, वाटर है, ठीक है। लेसन आपका कंप्लीट हो गया, सीवी रमन के द्वारा लिखा गया, जो मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा, और इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग कीजिए। देखो मैंने कुछ मोस्ट क्वेश्चंस के निशान भी लगाए हुए हैं, और साथ में आप लोगों को 5 लेसन कंप्लीट होते ही मैं आपको एक PDF अवेलेबल करा दूंगा जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।